हेलो एवरीवन। हम रोजगार पब्लिकेशन की यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 की फुल बुक रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर देखा भारतीय इतिहास, दूसरा चैप्टर देखा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब तीसरे चैप्टर पे आते हैं जो भूगोल है, जिसमें हम भारत का भूगोल अध्ययन करेंगे। भारत के भौतिक भूगोल, जिसमें नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़, हिमनद क्या होते हैं, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र क्या होते हैं, वन, खनिज संसाधन, भारत का राजनीतिक भूगोल आदि को कवर करेंगे। जलवायु तथा मौसम, भारत का टाइम जोन क्या है, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवासी, सभी को कवर करेंगे। आइए देखते हैं चैप्टर 3 भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें हम पहले भारत का भूगोल को कवर करेंगे, फिर विश्व का भूगोल कवर करेंगे। आइए देखते हैं भारत का भूगोल में भारत का भौतिक भूगोल में क्या क्या है। आइए इसको देखेंगे। पहला क्या दे रखा है, नदियाँ। नदियाँ क्या है, भारत नदियों का देश है। भारत के आर्थिक विकास में देश की नदियों, यहाँ पे देखिए छूट गया, नदियों रहेगा, नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियाँ यहाँ प्राचीन काल से ही मानव का जीवन का साधन रही हैं। उत्पत्ति के आधार पर भारत की नदियों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। पहला हिमालयी नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। आइए देखते हैं हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी और प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं। हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्र में बांटा गया है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हमारे पेट में अभी पिछली बार में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था नदियों से रिलेटेड, तो आप इसे ध्यान से रीड करिएगा। आइए देखते हैं क्या है। पहला सिंधु नदी तंत्र। इसके अंतर्गत सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज यानी पंचनद शामिल हैं। सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। यह 2880 किलोमीटर लंबी है। विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। भारत में इसका लंबाई 1114 किलोमीटर है। दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी के बारे में दे रखा है कि ये कहाँ से निकलती है। पेन कॉपी लेके बैठिएगा, इम्पॉर्टेंट बस नोट करिए, आपका नोट्स बहुत अच्छा सटीक तैयार हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ पेन कॉपी लेके बैठिएगा और सभी इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ें हैं उसको नोट करते जाइए। इसके ज़रिए आपका खुद का नोट तैयार होगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए सिंधु नदी तंत्र में सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन्हें पंचनद कहते हैं। सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई टोटल कितनी है, भारत में कितनी है और ये कहाँ किधर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में दे रखा है। झेलम नदी, पहला क्या है, झेलम नदी यह सिंधु की सहायक नदी है, जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजल पर्वत की पदस्थली में वेरीनाग झरने से निकलकर 212 किलोमीटर लंबाई के उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए वुलर झील में मिल जाती है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। इसकी सहायक नदी किशनगंगा, इसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। याद रखिएगा, झेलम नदी को पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। और ये वुलर झील कभी कभी पूछ देता है, मीठे पानी की झील वुलर झील जो श्रीनगर में है यानी जम्मू कश्मीर, और ये झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी क्या है, यह सिंधु की विशालतम सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब नदी है। यह चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के रूप में निकलती है। ये दोनों नदियाँ मिलकर चिनाब नदी कहलाती है। चंद्र और भागा जब दोनों आपस में मिलती है तो चिनाब नदी का निर्माण होता है। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं रावी नदी, क्या दे रखा है। रावी नदी के बारे में, इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में है कि कांगड़ा जिले में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। और चौथा व्यास नदी। व्यास नदी कहाँ से, यह सतलज की सहायक नदी है। व्यास नदी सतलज की सहायक नदी है। इसका उद्गम कुल्लू पहाड़ी में स्थित रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड से होता है।
कपूरथला के निकट हरि नाम के स्थान पर सिंधु से मिल जाती है। यानी हरि नाम जो स्थान हरि, वहीं पे ये सिंधु से मिलती हैं और इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। ठीक है, 5वां देखते हैं सतलज नदी। यह मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राकसताल झील से सिपकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। यह एकमात्र नदी है जो हिमालय को 3 भागों में काटती है। हिमालय को 3 भागों में काटने वाली कौन सी नदी है? सतलज नदी है। भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं गंगा नदी तंत्र। इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ आएंगी? आइए देखते हैं। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है। जब भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिलती हैं तब गंगा नदी का निर्माण होता है, जो देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती है। देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा कहलाती है। गंगा नदी का मुख्य स्रोत उत्तराखंड के स्थित गंगोत्री हिमनद से है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की लंबाई 25-25 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? आइए देखते हैं। रामगंगा नदी पहली क्या है? रामगंगा नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह नदी गैसरेड के निकट कुमाऊं हिमालय में स्थित गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी की लंबाई 600 किलोमीटर है। सोना इसकी प्रमुख सहायक नदी है। रामगंगा की सहायक नदी सोना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं शारदा नदी। यह नदी नेपाल हिमालय में स्थित मिलाम हिमनद से गौरी गंगा नाम से निकलती है, जो भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है। शारदा नदी को ही काली नदी के नाम से हम जानते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी शारदा नदी के सीधे काली नदी ही पूछ लेता है। काली नदी किसकी सहायक है? तो ये काली नदी किसकी सहायक है? गंगा की। काली नदी या शारदा नदी। नेक्स्ट देखते हैं गंडक नदी। यह धौलीगिरी व एवरेस्ट पर्वत के बीच नेपाल हिमालय से निकलती है। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। यह पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिलती है। इसकी लंबाई 1310 किलोमीटर है। गंडक नदी कहाँ गंगा से मिलती है? सोनपुर में, पटना में। आइए नेक्स्ट देखते हैं कोसी नदी। कोसी नदी यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी नदी है। यह 7 नदियों से मिलकर बनती है। यह नदी 729 किलोमीटर लंबी है। मार्ग बदलने के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। महानंदा नदी। यह नदी बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। सिलीगुड़ी के समीप गंगा से मिल जाती है। केन नदी यह मध्य प्रदेश में सतना जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। इस नदी के तट पर चित्रकूट स्थित है। चित्रकूट बहुत बड़ा धाम है जो केन नदी के तट पर स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सोन नदी। यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक के पठार में नर्मदा के उद्गम स्थान के निकलती है। इसके रेत सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन नदी, ठीक है, इसमें सोने के कण प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दामोदर नदी। यह पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। इसकी लंबाई 592 किलोमीटर है। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। बराकर, जमुनिया, बरकी इसकी सहायक नदियाँ। दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर, जमुनिया, बरकी नदियाँ हैं। इसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, याद देखिएगा। यमुना नदी यह गंगा की सबसे लंबी व सबसे पश्चिमी सहायक नदी है, जो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह गंगा के समांतर प्रवाहित होती हुई प्रयाग, इलाहाबाद में या प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। यमुना का लंबाई 1376 किलोमीटर है। ये नेक्स्ट देखते हैं चंबल नदी। चंबल यह मध्य प्रदेश के महू के समीप स्थित मालवा पठार से निकलती है। अंत में इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है। यह अपनी उत्खान भूमि के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात भूमि को बीहड़ कहा जाता है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। बनास, मेज, पार्वती व क्षिप्रा
इसकी सहायक नदी है। क्षिप्रा अक्सर पूछा गया है, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। और चंबल नदी किसकी सहायक है? गंगा नदी की। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्या ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसका अपवाह तंत्र 3 देशों में है। कौन कौन से? तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश में ये विस्तृत है। भारत में यह 1346 किलोमीटर लंबी प्रवाहित होती है। यह कैलाश पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र का सबसे ज़्यादा हिस्सा तिब्बत में है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? दिहांग और लोहित, जिनके मिलने से इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है। ब्रह्मपुत्र में तीस्ता आदि नदियाँ मिलकर अंत में पद्मा यानी गंगा से मिल जाती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? हिमालयी नदियाँ जो उत्तरी भाग में थी। जैसे हमारा ये इंडिया है, वैसे मैप तो बनाने उतना खास आता नहीं है, लेकिन तब भी देख लीजिएगा। ऐसे ये जो ये अभी तक हम लोग ये हिमालय का भाग है, हिमालयी नदियाँ। अब प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी जो नीचे का भाग है उसको देखते हैं। आइए, प्रायद्वीपीय नदियाँ चौड़ी, लगभग संतुलित व उथली घाटियों से होकर बहती हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि इनका मुख्य जल विभाजक पश्चिमी घाट है। ये नदियाँ 2 भागों में विभक्त होती हैं। पहला, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। दूसरा, अरब के सागर में गिरने वाली नदियाँ। आइए देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। पहली, स्वर्णरेखा नदी। यह नदी रांची झारखंड के दक्षिण पश्चिम पठार से निकलती हैं। यह बालासोर के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 395 किलोमीटर। दूसरा, महानदी। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंहवा श्रेणी के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है। पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए कंटक के निकट बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी नदी डेल्टा का निर्माण करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, गोदावरी नदी। गोदावरी यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका 44% भाग महाराष्ट्र में, 23% भाग आंध्र प्रदेश में और 20% भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है। यानी कि ये 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से राज्य हैं इसमें? देख लीजिए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। आइए नेक्स्ट देखते हैं, महानदी के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित त्र्यंबकेश्वर में इसका उद्गम होता है। किसका? महानदी का। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कृष्णा नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी घाट यानी महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर के निकट दक्षिण पूर्व दिशा में 1400 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अपवाह क्षेत्र में 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटक, 29% आंध्र प्रदेश में इसका भी पड़ता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कावेरी नदी। कावेरी नदी यह कर्नाटक के कोडागु जिले में मैसूर पठार के दक्षिणी भाग में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके कुल अपवाह क्षेत्र का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पेन्नार नदी। यह कर्नाटक के कोलार जिले के नदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अपवाह क्षेत्र कृष्णा व कावेरी के मध्य है। वैगेही नदी। यह नदी तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले में स्थित वर्षावन पहाड़ी से निकलकर मदुरै, रामनाथपुरम आदि जिले में प्रवाहित होते हुए मंडयम के पास पाक की खाड़ी में गिरती है। यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये पाक की खाड़ी में गिर जाती है। जो नीचे का भाग है पाक की खाड़ी, जो ऐसे है, यहाँ पे हमारा पाक की खाड़ी है और यहाँ पे हमारा श्रीलंका है। ठीक है, ये है हमारी पाक की खाड़ी।
इसमें गिर जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, इन्हें देखते हैं। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, इस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार से होता है। ये 1312 किलोमीटर लंबी है। इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें तो ये 87% भाग मध्य प्रदेश, 11.5% गुजरात में और 1.5% भाग महाराष्ट्र में पड़ता है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो कि अरब सागर में गिरती है वो नर्मदा नदी है। आइए नेक्स्ट, ताप्ती नदी या तापी नदी। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलकर सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। यह खंभात की खाड़ी में मिलती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। इसके बेसिन का 72% भाग महाराष्ट्र, 15 मध्य प्रदेश, 6% गुजरात में स्थित है। इसकी सहायक नदी पूर्णा नदी है। ताप्ती की सहायक नदी पूर्णा नदी। नेक्स्ट, साबरमती नदी। यह पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों में तीसरी सबसे बड़ी नदी है। 371 किलोमीटर लंबी नदी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं माही नदी। माही नदी क्या है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से होता है। इसकी लंबाई 580 किलोमीटर जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्य तक विस्तृत है। सोम व जाखम इसकी दो सहायक नदियां हैं। माही नदी कर्क रेखा को दो भागों में विभाजित करती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एकमात्र नदी माही नदी कर्क रेखा को दो भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा है ऐसे विभाजित करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं लूनी नदी। यह राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलकर 495 किलोमीटर लंबी है। प्रवाहित होने के पश्चात कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यानी कि ये अरब सागर में न जाके कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। सरस्वती, जवाई, सुखड़ी, लिल्ली इसकी सहायक नदियां हैं लूनी नदी की। आइए अब देखिए नदियों की घाटी के बारे में जानते हैं। क्या है नदियों की घाटी। हिमालय समानांतर श्रेणियों से निर्मित है। इसे कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में, भागीरथी घाटी गंगोत्री के समीप में स्थित है, मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के समीप आदि अनेक घाटियों द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान भी हैं। वो यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। यहाँ पे आदि पर्यटक घूमने आते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी घाटियाँ हैं। पहला कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। लेनांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट सुरगम में नेलाल घाटी है। नेक्स्ट क्या, मरखा घाटी। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध घाटी है। मरखा घाटी समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के पीछे जुकू घाटी स्थित है। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित। यह चारों ओर के पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं युथांग घाटी। गंगटोक सिक्किम की राजधानी गंगटोक है से लगभग 149 किलोमीटर दूर स्थित है। यह रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों की अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है। हॉट स्प्रिंग के नाम से किसे जाना जाता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप याद रखिएगा, युथांग घाटी। नेक्स्ट सांड घाटी या मौन घाटी। यह केरल के पलक्कड़म पालघाट जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। सांड घाटी पूछा था सांड घाटी कहाँ पे है, नीलगिरी पहाड़ियों पे। पहाड़ी का नाम पूछे तो नीलगिरी पहाड़ी, राज्य पूछे तो केरल, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं भूजल संसाधन। हमारे भूजल संसाधन कौन कौन से हैं। भूजल वह जल होता है जो चट्टानों और मिट्टी में रिस जाता है और भूमि के नीचे जमा होता है। जिन चट्टानों में भूल जम जाता है
जल जम जाता है उन्हें जलभृत, बजरी, रेत, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। इन चट्टानों में पानी नीचे बहता रहता है जो चट्टानों को पारगम्य बना देता है। जलभृतों में जिन जगहों पर पानी भरता है वे संतृप्त जोन कहलाते हैं। सतह पर जिस गहराई पर पानी मिलता है वह जलस्तर कहलाता है। जलस्तर जमीन से नीचे 1 फुट तक उथला भी हो सकता है और कई मीटर गहरा भी हो सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भूजल का भूमिगत जमाव। इस संसाधन की क्षमता व अपरिवर्तनीय यानी परिवर्तनीय न हो निम्नकरण के प्रति संवेदनशील को स्पष्ट करता है। आइए देखते हैं। भारत में इस जमाव को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? पहला, प्रायद्वीपीय भारत में कठोर चट्टान वाले जलभृत। कौन कौन से? आइए देखते हैं। भारत के संपूर्ण जलभृत क्षेत्र में 65% भाग कठोर चट्टानों वाला है। इनमें से अधिकांश मध्य प्रायद्वीपीय भारत में है जहाँ की भूमि कठोर चट्टानों से निर्मित है। इन जलभृतों का पानी दोबारा भरने योग्य नहीं है और निरंतर प्रयोग किए जाने के कारण अंततः ये सूख जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। सूखा गंगा मैदान क्या है? सूखा कह रहे हैं। सिंधु गंगा मैदान यानी उत्तर भारतीय नदी क्षेत्र में कहारी जलभृत। उत्तर भारत में गंगा और सिंधु के मैदानों में पाए जाने वाले इन जलभृतों में पानी के संग्रहण की अद्भुत क्षमता होती है, इसलिए इन्हें जलापूर्ति का बहुमूल्य स्रोत भी माना जाता है। समूचे देश में शुद्ध वार्षिक भूजल की उपलब्धता 398 अरब क्यूबिक मीटर है। देश के वार्षिक भूजल संसाधनों में वर्षा जल का योगदान 68% है। अन्य स्रोत जैसे नहरों का रिसाव, सिंचाई के दौरान पानी वापस लौटना, टैंक, तालाब, जल संरक्षण जैसी संरचनाओं को दोबारा भरना आदि की हिस्सेदारी 32% है। आइए नेक्स्ट देखते हैं भूजल के बारे में। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में ये भूजल विकास का स्तर बहुत अधिक है। जहाँ भूजल विकास 100% से अधिक है, इसका अर्थ यह है कि इन राज्यों में वार्षिक भूजल उपयोग वार्षिक भूजल पुनर्भरण से अधिक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं भूजल की निकासी के उपयोग। निकासी के उपयोग क्या क्या है? भारत में भूजल के अत्यधिक उपयोग और संरक्षण के संकट की ओर तेजी बढ़ रहा है। भारत में भूजल की अपेक्षा सतही जल की उपलब्धता अधिक है, फिर भी भूजल की विकेंद्रित उपलब्धता के कारण यह आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। भारत की कृषि पेयजल आपूर्ति में उसकी हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। निष्कासित भूजल का 48% हिस्सा सिंचाई के क्षेत्र में प्रयोग होता है। इसके बाद घरेलू उपयोग के स्थान आते हैं जो कि भूजल का 9% है। भूजल का 2% हिस्सा उद्योग में उपयोग किए जाते हैं। शहरों में जल का 50% और गाँव में जल का 85% घरेलू आवश्यकता भूजल से ही पूरा होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं भूजल के माध्यम से सिंचाई कैसे क्या स्रोत है। भूजल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई के लिए होता है। देश में सिंचाई मुख्य साधनों में नहरें, टैंक, कुएं, ट्यूबवेल, इन सभी जल स्रोतों से भूजल बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। कुएं खासतौर पर खुदाई किए गए उथले ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल सिंचाई के लिए 61.6% जल उपलब्ध कराते हैं, जबकि नहरें 24.5% जल की उपलब्धता कराती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पर्वत, पहाड़ियाँ और हिमनद। पहला देखते हैं पर्वतों के बारे में। आइए देखते हैं पर्वत क्या है। पर्वत पृथ्वी की सतह पर द्वितीय क्रम में उच्चावच हैं। उच्चावच यानी कि जो ऊंचाई पर स्थित हो। ये वैसे ऊंचे स्थान भाग है जिसका पार्श्व ढाल तीव्र व शिखर क्षेत्र संकुचित होता है। तुलनात्मक रूप से सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ये ऊंचे होते हैं। पर्वतों के लघु रूप जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है पहाड़ी कहलाती है। नेक्स्ट याद रखिएगा, पर्वतों के लघु रूप में जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है उसे पहाड़ी कहते हैं। किसी पर्वत या पठार की चोटी या सर्वोच्च भाग पर्वत का शिखर कहलाता है। एक ही काल में निर्मित एक सक्रिय पेटी में विस्तृत पर्वत पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहते हैं। भारत विभिन्न भू आकृतियों वाला एक बड़ा देश है। यहाँ अनेक प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए पर्वत, पठार, मैदान आदि पाए जाते हैं।
देश का लगभग 10.7% क्षेत्र पर्वत, 27.5% से पठार का विस्तार है। उच्चावच का संरचना के आधार पर भारत को 5 भू-आकृति विभागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला क्या है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। आइए देखते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। भारत की उत्तरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम दिशा में विश्व की सबसे ऊंची व सबसे विशाल पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी है। यह विश्व की नवीनतम मोड़दार वलित पर्वत श्रेणी है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 क्षेत्र में बांटा गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला क्या है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। केटू गाडविन ऑस्टिन, जिसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, 8,611 मीटर काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये जो भाग है ये हमारा ट्रांस के अंतर्गत आता है हिमालय का। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट, नामचा बरवा आदि इसके प्रमुख शिखर हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल श्रेणी या लघु हिमालय। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत की श्रेणियाँ सम्मिलित हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह होते हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि ये सभी क्षेत्र क्या हैं? लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं शिवालिक या महा हिमालय, सबसे आखिरी। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। आइए देखते हैं शिवालिक व लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ, जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिमी नेद्वार कहते हैं, ये शिवालिक या महा हिमालय के अंतर्गत स्थित है। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख पहाड़ियों के नाम देखे गए हैं। आप इन्हें ऐसे ही 2-3 बार रिवाइज करिएगा, याद हो जाएगा। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है या कभी कभी मिलान के रूप में भी पूछता है कौन सी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। गारो खासी जयंतिया क्या है? गारो खासी जयंतिया ये मेघालय में है। याद रखिएगा, गारो खासी जयंतिया मेघालय में है। ये मेघालय में ज़रूर है, लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय पठार के ये भाग हैं। ठीक है, पहाड़, इसको याद रखिएगा। ये हिमालय के क्षेत्र में दिखते जरूर है, लेकिन है ये प्रायद्वीपीय भारत के। गारो खासी जयंतिया। नेक्स्ट नागा पहाड़ी नागालैंड, सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश, महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश, मैकल पहाड़ी मध्य प्रदेश, राजमहल पहाड़ी झारखंड, सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र, महेंद्रगिरी पहाड़ी उड़ीसा, महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र। आइए आगे देखते हैं नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु, इलायची पहाड़ी है केरल तमिलनाडु, डाफला पहाड़ी, डाफला मिस्मी मिकीर या मिस्मी मिकीर डाफला, ऐसे तीनों याद रखिएगा। ये तीनों क्या है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब नेक्स्ट देखते हैं हिमनद। हिमनद क्या होते हैं? हिमनद धीमी गति से बहने वाली हिम या बर्फ की नदी होती है, जिसे हम हिमनद कहते हैं। हिमालय के प्रमुख हिमनद महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के पर्वतों के मध्य विद्यमान है। काराकोरम, लद्दाख व जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी में बड़े हिमनद के अवशेष मिलते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोना पानी है। ठीक है, सोना पानी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं काराकोरम और महान हिमालय के बड़े आकारों में हिमनद विद्यमान होते हैं, जिसमें सियाचिन 76.64 किलोमीटर में है, हिस्पारा 61 किलोमीटर है, बियाफो 60 किलोमीटर, बाल्टोरो 58 किलोमीटर, ससाइनी 17.85 किलोमीटर प्रमुख है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये पूछ देता है हिमनद। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है? चौरा हिमनद, चौरावाड़ी हिमनद। चौरावाड़ी हिमनद क्या है? ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट मिलाम हिमनद, ये उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेप कुमाऊं के क्षेत्र में ये मुख्य हिमनद स्थित है। अब देख लेते हैं कुछ मरुस्थल व शुष्क क्षेत्र। मरुस्थल क्या है? मरुस्थल किसे कहते हैं? मरु और स्थल,
यानी कि रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ जलपात यानी वर्षा या व हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है। मरुस्थल का सामान्य गुण यह है कि इसमें वर्षा कम होती है। ये क्षेत्र प्रायः विरल आबादी वाले नगण्य वनस्पति पत्तों की जगह काटे, जल के स्रोतों की कमी, जलापूर्ति से अधिक वाष्पीकरण होते हैं। 20% मरुस्थल ही रेतीले हैं। रेतीले क्षेत्रों में दैनिक तापमान में बहुत अंतर होता है। लगभग सभी मरुस्थल समतल, कुछ में टीले भी बनते हैं। भारत का थार मरुस्थल एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विस्तारित एक शुष्क व मरुस्थल क्षेत्र है। यह भारत व पाकिस्तान में 77,000 वर्ग मील पर विस्तारित है। यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्णकटिबंध मरुस्थल है। थार मरुस्थल 85% भाग भारत में और 15% भाग पाकिस्तान में है। थार मरुस्थल का 60% से अधिक भाग राजस्थान राज्य में आता है। हालांकि यह मरुस्थल गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक भी फैला हुआ है। थार की जलवायु की विशेषता है कि गर्मियों में यहाँ की रेत उबलती है व तापमान 52 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, जबकि सर्दियों में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, जिसका मुख्य कारण है कि यहाँ की रेत जो जल्दी गर्म व जल्दी ठंडी हो जाती है। थार के मरुस्थल में दूर दूर तक गांव नहीं मिलते हैं। गांव मिलते भी हैं तो दूर दूर होते हैं। थार के मरुस्थल में जोधपुर नामक शहर विकसित हुआ। नेक्स्ट है पशुपालन। यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। पशुओं में गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़े आदि पाले जाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से ऊँट पाला जाता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊँट को कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं वन क्या है। भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदा रहित वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, पर्वतीय वन और ज्वारी वन। आइए देखते हैं कौन कौन से ये वन है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन। जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक पाया जाता है और वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, उस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। सदाहरित वनों के वृक्षों की विशेषता होती है आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, नारियल, ताड़, बांस, रबड़, सिनकोना। इन वन में प्रमुख ये वृक्ष आते हैं। सिनकोना याद रखिएगा। सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है, ठीक है, उपचार के लिए। नेक्स्ट है इसके प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी घाट, शिलांग पठार व अंडमान निकोबार द्वीप में व लक्षद्वीप में आते हैं ये क्षेत्र। ये नेक्स्ट देखते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इस प्रकार के वनों के लिए 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इन वनों में ऊंचे पेड़ों का अभाव मिलता है। नेक्स्ट उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये वनस्पति 70 से 100 सेमी वर्षा क्षेत्र में मिलती है। इन वनों में ऊंचे पेड़ों का अभाव मिलता है। शुष्क सीमांत से ये वन कटीले वनों और झाड़ियों में बदल जाते हैं। अधिक चराई यहाँ की मुख्य समस्या होती है। शुष्क है। नेक्स्ट देखते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ वनस्पतियों को स्वरूप में क्रमिक पर्वत परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक पर्णपाती वन मिलते हैं। यहाँ देवदार, स्प्रूस, फर, चीड़, ब्लू पाइन आदि छोटे पत्तियों वाले वन मिलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं ज्वारीय वन क्या होते हैं। ये वन मुख्यतः उन भागों में मिलते हैं जहाँ नदियों का ताज़ा जल समुद्र जल से मिलता है। इन वनों में मैंग्रोव, सुंदरी, कैसूरिना, केवड़ा, बेंदी के वृक्ष पाए जाते हैं। ये गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि नदी के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं ज्वारीय वन। अब नेक्स्ट है खनिज संसाधन। भारत में कौन कौन से खनिज संसाधन हैं, आइए देखते हैं। के प्राकृतिक संसाधन है जिसकी रचना एक से अधिक तत्वों के संयोजन व प्राप्त शैलियों से होती है। भारत विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन संपन्न देशों में आता है। भारत में खनिजों के सर्वेक्षण व विकास का कार्य भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण कोलकाता तथा भारतीय खान ब्यूरो नागपुर द्वारा
किया जाता है। याद रखिएगा, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण कहाँ है? कोलकाता है, और भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में स्थित है। आइए देखते हैं भारत में खनिजों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। कौन कौन से हैं? आइए इसको देखते हैं। पहला क्या दे रखा है? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में क्या आते हैं? लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, ये सब क्या है? धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज अभ्रक, अब्रेस्टक, नमक, जिप्सम, हीरा, संगमरमर, चूना, ये अधात्विक है। अपूर्ण शक्ति के खनिज क्या है? अपूर्ण नहीं, अणु शक्ति के खनिज यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, एंटीमनी, डाल्मेनाइट आदि हैं। आइए इसके आगे का भाग देखते हैं क्या क्या है, इसको बारीकी से देखेंगे। फोर्थ क्या है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में क्या आते हैं? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन है। भारत के प्रमुख खनिजों का विवरण निम्न है। आइए देखते हैं कौन से खनिज कहाँ प्राप्त होते हैं भारत में। जैसे पहला क्या है? लौह अयस्क। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है जो औद्योगिक विकास का आधार है। भारत में कुड़प्पा व धारवाड़ की श्रेणी की चट्टानों व आग्नेय शैलों में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। भारत का स्थान क्या है? चौथा है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन कौन से? कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यहाँ पे लौह अयस्क बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीज क्या है? मैग्नीज लौह इस्पात उद्योग में एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। इसके प्राप्ति के प्रमुख स्थान उड़ीसा के क्योंझर व मयूरभंज, मध्य प्रदेश में बालाघाट व छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा और गुजरात में पंचमहल में प्राप्ति होती है। मैग्नीज की प्राप्ति याद रखिएगा, कभी कभी मिलान के लिए भी सिर्फ स्थानों के नाम दे रखता है और इसमें पूछ लेता है कौन सा स्थान किस राज्य में स्थित है। जैसे उड़ीसा में क्योंझर, मयूरभंज, मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, ये किससे संबंधित है? मैग्नीज से संबंधित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट अयस्क में एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। यह लौह भस्म के रूप में पाया जाता है। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा में होता है व फिर उसके बाद गुजरात और झारखंड आता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं तांबा। तांबा क्या है? तांबा लाल व भूरे रंग का खनिज है जो अत्यधिक लचीला, विद्युत का उत्तम सुचालक होता है के कारण विद्युत कार्यों में अधिक किसका उपयोग करते हैं? तांबे का प्रयोग करते हैं। भारत में तांबे का उत्पादन में मध्य प्रदेश और राजस्थान, झारखंड, ये तीनों क्रमवार नंबर 1 पे आते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्या है? कोयला। यह हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस पत्थर है जिसका उपयोग ऊष्मा व प्रकाश दोनों की आपूर्ति ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयले प्रमुख 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पिट व केनाल। पिट कहिए या केनाल कहिए, दोनों एक ही नाम है। 4 प्रकार के होते हैं। भारत में कोयले के उत्पादन में प्रमुख राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा माना जाता है जो कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अभ्रक क्या है? अभ्रक भारत में आंध्र प्रदेश सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करते हैं जो संपूर्ण उत्पादन का लगभग 72% है। इसके बाद राजस्थान का स्थान आता है। नेक्स्ट क्या है? सोना। यह आग्नेय का कायांतरिक चट्टानों में सिराओं के रूप में पाया जाता है। देश में कुल स्वर्ण उत्पादन में 98% भाग केवल कोलार व हट्टी जो कि कर्नाटक राज्य में पाया जाता है, इसमें प्राप्त होता है सोना। कोलार की खान कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। याद रखिएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए कोलार प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्या? हीरा। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप व प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है। प्रकृति का सबसे कठोर तत्व हीरा को माना जाता है। कोहिनूर हीरा भारत की गोलकुंडा यानी आंध्र प्रदेश की खान से निकाला गया था। भारत में हीरे की प्राप्ति का प्रमुख स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश के पन्ना व सतना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 9वां जस्ता।
इसका सबसे अधिक उपयोग लोहे को जंग रोधक बनाने के लिए जस्ता का प्रयोग करते हैं। इसकी प्राप्ति का स्थान राजस्थान, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट देखते हैं यूरेनियम। यूरेनियम देश में इसकी प्राप्ति धारवाड़ व आक्रियन श्रेणी की शैलों से मोनोजाइट बालू या चेरालाइट से होता है। इसे मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन वन लाइनर में ऐसे भी पूछा मेटल ऑफ होप किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है यूरेनियम। यूरेनियम के बारे में है कि झारखंड में सिंहभूम जिले और जादूगोड़ा क्षेत्र में यूरेनियम खनन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं चांदी। चांदी एक बहुमूल्य धातु है। इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है। इसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड का स्थान आता है। नेक्स्ट थोरियम। इसकी प्राप्ति मुख्यतः मोनोजाइट बालुका निक्षेपों से होती है। यह मुख्यतः केरल के तटवर्ती इलाकों में मिलता है। नेक्स्ट क्या है सीसा। आइए देखते हैं सीसा अयस्क गैलिना नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। गैलिना खनिज से प्राप्त होता है। यह प्रायः चांदी व जस्ता के साथ पाया जाता है, यानी सीसा अकेले नहीं पाया जाता। इसका सर्वाधिक उपयोग लौह व इस्पात उद्योग में होता है। भारत में सीसे का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है। इसके पश्चात झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट पेट्रोलियम। भारत में खनिज तेल का भंडार 620 करोड़ टन है। वर्तमान समय में देश के प्रमुख क्षेत्रों में खनिज तेल या पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट असम तेल क्षेत्र। कौन पेट्रोलियम का कौन कौन सा क्षेत्र है ये दे रखा है। असम तेल क्षेत्र यह देश का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। यहाँ के तेल क्षेत्रों में डिगबोई नहर, कटिया, सुरमा नदी घाटी प्रमुख है जहाँ से पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। दूसरा क्या है गुजरात तेल क्षेत्र है। गुजरात राज्य में खंभात, अंकलेश्वर महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है मुंबई हाई क्षेत्र। यहाँ से 1976 से ही तेल की प्राप्ति हो रही है। देश के खनिज तेल उत्पादन का 60% भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है, मुंबई हाई से। ठीक है, ये रहे हमारे भारत के भौतिक भूगोल। अब नेक्स्ट है भारत का राजनैतिक भूगोल। इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, उसे भी देखिएगा। थैंक यू।